दोस्तों, कर्नाटक प्रदेश के बेलगावी के रहने वाले 13 सदस्य होते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए 26 जनवरी 2025 को वहां से चलते हैं और यहां जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उनका मेन मकसद था कि मौनी अमावस्या पर वो स्नान करें। इन्हीं सदस्यों में से एक लड़की होती है जिसका नाम मेघा होता है। मेघा की उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद अपलोड कर दिया और लोगों को एक संदेश दिया। उसने कहा कि हम कुंभ के मेले में हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, इसलिए संभव हो तो आने से बचें। हालांकि अब आप जाना चाहते हो तो कृपया सावधान रहें, एक दूसरे का हाथ थामे रहें। दरअसल जब उसने वीडियो के माध्यम से लोगों को संदेश दिया तो ये संदेश लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। वायरल होने के पीछे एक वजह होती है मेघा, जिसकी उम्र 24 साल होती है। वो महाकुंभ के उस भगदड़ में मारी जाती है। न केवल मेघा मारी जाती है बल्कि वो 13 सदस्य जो आए थे उसमें उसकी माँ भी आई थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। ज्योति और मेघा जब ये दोनों मारे जाते हैं इस भगदड़ में तो ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो जाता है क्योंकि कुछ समय ही पहले इस लड़की ने ये संदेश दिया था, ये मैसेज दिया था कि थोड़ा संभल कर। अब कर्नाटक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब ये बात पता चलती है तो कर्नाटक के 4 लोग इस भगदड़ में मारे जाते हैं। उनको लाने के लिए अधिकारियों को विशेष विमान की व्यवस्था की जाती है। ये लड़की तो चली जाती है लेकिन ये पता चलता है कि वहाँ यानी कि संगम तट पर ही नहीं बल्कि एक और ऐसी जगह थी झूसी, वहाँ भी एक हादसा हुआ था और यह हादसा भी कोई कम बड़ा नहीं था। दरअसल एक हादसा था जो सोशल मीडिया की अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था। लोग उसके बारे में जान रहे थे लेकिन झूसी के इस हादसे के बारे में किसी को कानों कान तक खबर नहीं पहुंची। लेकिन एक पत्रकार अचानक ही जैसे वहां पहुंचता है तो ये मामला भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे हादसे में हुआ क्या था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में झूसी में एक स्टॉल लगा हुआ था हल्दीराम कंपनी का और इसी स्टॉल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था लार्जेस्ट स्नैक्स कंपनी ऑफ इंडिया। जैसे ही इसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप होता है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ी भगदड़ सी है। ये जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और इस वीडियो की खबर लग जाती है ललन टॉप के एक पत्रकार को। ललन टॉप के पत्रकार ने जैसे ही इस वीडियो को देखा, देखने के बाद क्योंकि वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से ताल्लुक़ रखते हैं इसीलिए उन्होंने इसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वक्त पर यानी कि 29 जनवरी 2025 की रात 12 बजे के आसपास तक इस हल्दीराम के इस स्टॉल के पास पहुंच जाते हैं। तो पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज जाते हैं। 29 जनवरी 2025 की रात 12 बजे। अब कुछ ही देर में 30 जनवरी की रात शुरुआत होने वाली थी। जैसे वहां पहुंचते हैं तो जेसीबी मशीन के माध्यम से कुछ और मजदूर लोग भी काम कर रहे थे, पुलिस वाले भी देख रेख में लगे हुए हैं। कुछ लोग वहां वीडियो बना रहे हैं तो कुछ लोगों का रेला है जो आ रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो वहां लोगों के चप्पल, कपड़े वगैरह, बैग इस तरह से पड़े हुए थे उनको एक साथ ऐसे इकट्ठा कर रहे थे जैसे कि कहीं से रेत या कोई मिट्टी का टीला होता है, उसको जेसीबी मशीन से आगे बढ़ाते हैं। इस हिसाब से वो पूरा का पूरा जो मलबा था जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में हजारों की संख्या में चप्पल थे, हजारों की संख्या में कपड़े थे, हजारों की संख्या में सामान था, उसको मलबे को ट्रैक्टर ट्राली में भर रहे थे, ट्रक में भर रहे थे। तभी पत्रकार ने पूछा कि भैया यहाँ कब से भर रहे हो? तो उसने कहा कि शाम 6 बजे से लगे हैं, 7-8 ट्राली यहाँ से इस तरह से जो सामान है ये वहाँ से भेज चुके हैं। जैसे ही पत्रकार ने ये देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि लोगों को तो लग रहा था कि संगम तट पर ही हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ तो शायद उससे बड़ा हादसा था क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों के जो सामान थे वो यहीं पर छूट गए थे और उनको ढोने के लिए, उनको ले जाने के लिए, उनको फेंकने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया जा रहा था। लगभग कंटेनर खड़े हुए थे और कंटेनर में वो भरा जा रहा था। आखिरकार जो नज़र पड़ जाती है यहाँ से पास में यानी कि ठीक पास में एक चौकी होती है। चौकी तो भीड़ की वजह से तहस नहस हो जाती है, उसके जो अवशेष थे वो अवशेष ही बचते हैं, बाकी तो चौकी वहाँ रहती ही नहीं है। लेकिन ठीक उसके बराबर में जो ये हल्दीराम का स्टॉल था, हल्दीराम के स्टॉल के पास जैसे ही ये पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद एक लड़की जिसका नाम नेहा ओझा होता है,
नेहा ओझा ने जैसे ही पत्रकार को देखा तो पत्रकार पर वो भड़क जाती है। कहती है कि तुम्हें पहुंचते पहुंचते इतना वक्त लगा। पत्रकार ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि बहन हमें माफ़ कर देना, हमें जानकारी नहीं थी। जैसे ही जानकारी मिली है मैं अकेला ही यहाँ पहुँच आया हूँ। यानी कि अगर भारतवर्ष की बात करें तो तमाम मीडिया चैनल हैं, तमाम अखबार हैं, तमाम सोशल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकार हैं, लेकिन महज एक पत्रकार थे जो लल्लन टॉप के पत्रकार थे। उन्हें भी 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 12 बजे का समय हो जाता है। ठीक इसी घटना के 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है जो पहली घटना होती है। वो 29 जनवरी की रात होती है और जब ये पहुंचते हैं तो इस घटना के लगभग 24 घंटे के बाद पहुंचते हैं। वहां जाकर जब इन्होंने देखा, उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की तो लड़की गुस्से में तो थी ही। लड़की से पूछा कि बेटा यहाँ हुआ क्या था, तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? उस लड़की ने कहा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा 29 जनवरी 2025 की सुबह 4 बजे के सुबह 8 बजे तक इस तरह से भगदड़ थी। महज 2 पुलिस वाले थे, लोगों का रेला, जिधर चारों तरफ से रास्ते जैसे बंद हो गए थे और लोग एक जगह फंस गए थे। लोगों को निकलने की वजह से आपस में भगदड़ मच जाती है। उनके स्टॉल के पास भी कुछ लोग आ जाते हैं। कई लोग थे जो उनके स्टॉल के अंदर भी आ गए थे। लगभग 6 लोगों की गिनती तो उसने अपने आप से की थी जो उसके स्टॉल के अंदर मर चुके थे। बाकी कई ऐसे लोग थे जो घायल थे। वो उन्हें पानी पिला रही है, किसी को कुछ खिला रही है। उसके बाद जो ये जिम्मेदारी थी, ये पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी थी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो लड़की रोते हुए कहने लगती है कि 1,80,000 रुपये उसके गले में रखे हुए थे। वो सारे पैसे भी किसी ने चोरी कर लिए हैं। कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड या सामान यहाँ पर छूट गए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। इसी बीच में जो उसका स्टॉल का मालिक होता है वो भी मौके पर पहुंच जाता है। वो मौके पर आने के बाद कहता है कि साहब, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस हादसे में, यानी कि संगम तट का हादसा अलग है और ये झूसी का हादसा बिल्कुल अलग है। यहाँ कम से कम 24-25 लोग तो मारे ही गए होंगे, न जाने कितने लोग यहाँ घायल होंगे। आखिरकार इस मामले को ऐसे क्यों दबाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम आम लोग कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे। पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। हमारी दुकान पूरी की पूरी तरह से उजड़ चुकी है। कैसे ये सामान वापस आएगा, कहाँ से आएगा? इस तरह की बातें करते करते कभी लड़की रोने लगती है तो कभी वो आदमी रोने लगता है। लड़की की आवाज़ बिल्कुल पूरी तरह से बैठ चुकी थी। तभी लड़की ने अपनी बातचीत में कहा कि वो पढ़ाई कर रही थी, उसे एक जॉब का ऑफर मिला है, कुछ दिनों की पार्ट टाइम जॉब थी। उसे लगा कि यहाँ आकर कुछ वो पैसे कमा लेगी, लेकिन अब वो 1,80,000 रुपये जो उसके गले से निकल चुके हैं, चोरी हो चुके हैं, आखिरकार वो कैसे पैसे का इंतजाम करेगी, कैसे नहीं करेगी? इसी तरह की बातें बताते वो परेशान होने लगती है। लेकिन जो इलाका था, जो जगह थी जहाँ पर बहुत सारे बड़ी तादाद में लोगों के सामान, चप्पल, कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, उनको जल्दी जल्दी साफ करने की कोशिश की जा रही थी ताकि किसी पत्रकार की नज़र ना पड़ सके। लेकिन लल्लन टॉप के पत्रकार की नज़र पड़ी और वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया तो इसे लाखों की संख्या में लोगों ने देखा और जानने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ होगा और कितने लोग इस हादसे में मारे गए होंगे। साथ ही जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चल रहा था तभी ये पत्रकार और आगे बढ़ता है। झूसी थाना क्षेत्र का ही इलाका है। दिल्ली से आई संजना देवी और उसकी एक बहन होती है। बहन उसे मिल नहीं पा रही थी। वो अपनी बहन से 100 मीटर दूर थी और 100 मीटर दूर जब यहाँ के थाने पहुँचती है तो वहाँ जाने के बाद उसे पहुँचने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है और वो वक्त लगने में वो लड़की रोने लगती है। आखिरकार अपनी बहन तक वो पहुँच जाती है, लेकिन 2 दिन से वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। दोनों बहनें माँ नहीं मिल पाती और माँ को याद करके उसके बारे में सोचकर वो रो रही थी। जब पत्रकार ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, उस लड़की ने कहा मेरा नाम संजना है और मेरी माँ क्रांति देवी है। क्रांति देवी जो 2 दिन से लापता है, हमने कुछ भी नहीं खाया है, हम बहुत परेशान हैं। प्रशासन से पूछते हैं तो कहते हैं कि 14 नंबर पुल पर चले जाओ या फिर बताते हैं कि 18 नंबर पर चले जाओ। एक भी दूरी पार करने में कितनी मुश्किल का काम है जब ये रात में हादसा होता है। यानी कि सुबह के वक्त जब हादसा हो रहा था तो उस हादसे की वो शायद चश्मदीद गवाह होती है। वो बताती है कि जब चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए थे, ऐसी स्थिति में कहाँ से निकले कहाँ से ना निकले
ये समझ नहीं पा रहे थे। और लाखों लोग एक साथ जब चलेंगे तो जाहिर सी बात है आगे क्या हुआ होगा। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की गोद में दम तोड़ देते हैं, इस तरह की वो बातें करती है। तो हालांकि कुछ लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और सरकार को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो कोई जानबूझकर कोई हादसा नहीं करेगा, यह हादसा अचानक हुआ है और इसके मामले की जांच हो रही है। जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाएगा। ऐसे ही गोरखपुर के उनवल के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले 27 जनवरी की सुबह 5 महिला और 3 पुरुष होते हैं। वो बोलेरो कार से सीधा स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही 28 और 29 की रात संगम तट पर ये स्नान करने के लिए जा रहे थे, अचानक से भगदड़ मच जाती है। इन 8 लोगों में जो एक पुरुष होता है जिसका नाम पन्ने निषाद होता है और एक महिला का नाम होता है नगीना देवी, दोनों की भगदड़ में मौत हो जाती है। बाकी जो उनके 6 सदस्य होते हैं, उन्होंने जब इस घटनाक्रम की सूचना घर वालों की दी तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही बिहार के गोपालगंज जिले के अलग अलग जगह की 4 महिलाएं होती हैं। एक का नाम क्रांति देवी होता है, एक का नाम तारा देवी होता है, एक का नाम सरस्वती देवी होता है, एक का नाम शिवकली देवी होता है। वो जो भगदड़ मची थी रात 28 और 29 जनवरी 2025 की रात को, उस भगदड़ में गोपालगंज बिहार की 4 महिलाएं जब मारी जाती हैं। महिलाओं में शिवकली देवी की 4 बेटियां होती हैं, 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम छोटन होता है, दूसरे का नाम राहुल होता है। राहुल बिहार में रहकर विदेश में रहकर नौकरी करता है और छोटन जो होता है वो पुणे में रहकर नौकरी कर रहा था। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ इस हादसे में मारी जा चुकी है तो दोनों ही बेटे अपनी माँ के अंतिम दर्शन करने के लिए चले आते हैं। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। इस तरह की कहानी है। मऊ जिले का एक थाना लगता है कोपागंज और कोपागंज थाने का एक गांव लगता है फतेहपुर ताल नरजा। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम प्रभावती राजभर होता है। उनके पति होते हैं लाला राजभर। दरअसल इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम भी कुंभ में जाएंगे, स्नान करके आएंगे। तो बेटी होती है, बेटी कहती है कि माँ, मैं लगातार टीवी पर देख रही हूँ, मोबाइल पर देख रही हूँ, अखबारों में भी आ रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, आपको नहीं जाना चाहिए। माँ यानी कि प्रभावती राजभर और जो पिता होते हैं लाला राजभर, वो कहते हैं कि गांव से कई सारे लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग भी चले जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, इसीलिए तुम घर पर रहो और हम लोग चले जाते हैं। अब यहाँ से ये चले तो जाते हैं, लेकिन 28 और 29 जनवरी की रात लगभग ये भगदड़ मचती है, हादसा होता है। तो उसमें प्रभावती राजभर, जो उसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, वो तो उस भगदड़ में मारी जाती है और पति लापता हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए 29 जनवरी को भी पूरा दिन ढूंढा गया और बताया जाता है कि शायद 30 जनवरी को भी वो मिल नहीं पाए थे। जब इस बात की सूचना बेटी तक पहुंचती है तो बेटी मीडिया वालों के सामने रो रो कर यही बात बता रही थी कि उनके जाने से पहले उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की गई, मम्मी पापा मत जाओ, लेकिन गांव के बाकी लोग जा रहे थे, बाकी लोगों के साथ वो चले जाते हैं। और गांव के जो बाकी लोग थे उन्होंने ये सूचना दी, तुम्हारी माँ मर चुकी है, पिता तुम्हारे लापता हैं, उन्हें हम लेकर आ रहे हैं। इसी तरह लखनऊ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम मंजू होता है, मंजू भी अपने पति के साथ त्रिभुवन नारायण, जो कि एक इंजीनियर भी बताए जाते हैं, उनके साथ वो गई हुई थी। और इसी भगदड़ में जो मंजू देवी है वो तो मारी जाती है, लेकिन त्रिभुवन घायल हो जाते हैं। बच्चों ने भी इनको रोकने की कोशिश की थी, माँ को कहा था कि माँ मत जाओ, वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है, लेकिन पता नहीं उन्होंने जिद पकड़ ली और मंजू देवी भी इस हादसे का शिकार हो जाती हैं। ऐसे ही बिहार के औरंगाबाद के रहने वाली राजरानी देवी, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, गांव उसका सौसुना होता है। और इसी जिले की यानी कि बिहार के औरंगाबाद जिले का गांव मनपुरा की रहने वाली सोनम कुमारी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है, वो भी इसी हादसे का शिकार हो जाती है। ऐसे ही कई कहानियां हैं जो लोगों के सामने शायद कभी आ भी पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये महाकुंभ का जो मामला था, इसमें जो भगदड़ मची है, उसमें ज़िंदगी भर तक का उनके लिए दर्द बन जाता है। हालांकि इस दर्द को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करने के आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उस दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जो मरने वाले हैं मृतक, उनके परिवार को लगभग 2-2 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा, उनके लिए मुआवजा दिया जाएगा, ताकि हालांकि वो जो मरता है उससे भरपाई तो नहीं होती, लेकिन सरकार ने उनके जख्मों पर थोड़ा बहुत मलहम लगाने की कोशिश की है, ताकि जो दिक्कत परेशानी है। अब इसी बीच में जो सोशल मीडिया पर एक मामला था जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, अलग अलग क्लिप हैं, चाहे वो डीएम की क्लिप हो, चाहे वो एसएसपी की हो या डीआईजी की हो या कमिश्नर की हो, जो क्लिप है वो वायरल हो रही थी, जिसमें एसएसपी साहब ये कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं मची है, जबकि डीआईजी को देर शाम यानी कि
29 जनवरी 2025 की देर शाम ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 की पहचान कर ली गई है, 90 जिसमें घायल हैं और एसएसपी के बयान से एकदम विरोधाभासी होता है। कमिश्नर भी कहते हैं कि जल्दी जल्दी उठो, जाकर स्नान करके आओ, भगदड़ मचने वाली है। इसका मतलब इन लोगों को पहले ही पता था कि कुछ न कुछ होने वाला है। काश इन्होंने सही से इंतजाम किए होते और उनके ऊपर उनकी जो सवाल खड़े होते हैं इनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह के बड़ी संख्या में बड़ा अच्छा खासा गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को, किसी भी व्यक्ति को यहाँ आने पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन ये बताया जाता है कि प्रशासन का जो ध्यान था पूरी तरह से वो वीवीआईपी जो पर्सन आए हुए थे, वीवीआईपी जो लोग आए हुए थे, बस उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान था। आम लोगों की जो सुरक्षा थी वो उनके खुद के भरोसे थी और शायद यही वजह थी कि भगदड़ मच जाती है और कई लोग इस भगदड़ में मारे जाते हैं और कई लोग इस भगदड़ में घायल हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें। अगर आप महाकुंभ में जाएं तो अपने साथियों के साथ रहें और कोशिश करें कि किसी भी तरह की अफवाह से बचने की कोशिश करें। और जब भगदड़ इस तरह की कोई बात होती है तो कोशिश की जाए कि किनारे पर जाने की कोशिश करें। और हालांकि जब हादसे होते हैं तो वो रुकते भी नहीं हैं। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा, कौन नहीं होगा, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।